अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसकी बज़ाहिर कोई अपोजिशन नहीं है। इसके बावजूद निगरान सेटअप और बर वक्त इलेक्शन कराने पर इत्तेहादियों में अभी तक तो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। नई मरदमशुमारी हो चुकी है जिसका मतलब है नई हल्का बंदी, और नई हल्का बंदियों का मतलब है कम से कम 4 महीने, और 4 महीनों का मतलब है इलेक्शंस में डिले, यानी अगले साल तक का डिले। अब पहले हम ये जानते हैं कि बर वक्त इलेक्शन कराना किस जमात के लिए सियासी फ़ायदा और किसके लिए नुकसान का बायस है। अब तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, मुकदमात में जकड़े हुए हैं, तो लिहाजा फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के तो फ़ायदे में नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, तहरीक इंसाफ के अंदर से नई पार्टियाँ बन रही हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ जो इलेक्शन जल्द अज जल्द कराना चाहती है, वज़ीर दाखिला तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन ही हम जारी नहीं करेंगे और इस तरह पुरानी ही जो मरदमशुमारी है उस पर इलेक्शन हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ जो इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रही है, उन्हें अगर इक़्तिदार में ज़ाहिर है अगर बड़ा हिस्सा चाहिए तो सूबा पंजाब का महाज को उनको सर करना लाजमी है, जिसके लिए जल्दी इलेक्शन कराने में उन्हें PTI की गैर मौजूदगी में रास्ता इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। और अगर वक्त दिया गया तो ना सिर्फ जहांगीर तरीन की पार्टी मजबूत हो सकती है बल्कि तहरीक इंसाफ की भी ढील और डील की ख़तरनाक एक घंटी बज सकती है। लिहाजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये बर वक्त इलेक्शन में ही अपना फ़ायदा देखती है। तो सवाल फिर यहाँ पर ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ का मुकदमात ख़त्म करके वापस आकर कैंपेन करना इस शॉर्ट टाइम में मुमकिन हो पाएगा? ये हो ना हो, लेकिन अभी से सरकारी तकरीबात में मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करते हुए चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ के नारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी ही कुछ बात शहबाज शरीफ साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी की है। ज़रा देखिए। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की सरबराही में मैं और उसके बाकी साथी, मैं कारकुन की तरह दिन रात खिदमत करूंगा। नाजरीन, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कबूल होंगे? पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है, बज़ाहिर वो भी इलेक्शन में डिले नहीं चाहते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि इलेक्शन के लिए 60 दिन काफ़ी हैं, लेकिन अगर 90 रोज़ भी हो जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए वो पीपल्स पार्टी भी पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन कराने पर कन्विंस तो है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अब पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन डिले होने की सूरत में भी कोई बड़ा सियासी नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा इम्कान यही है कि फौरी इलेक्शन में ही का जो फैसला है ये नून लीग की सपोर्ट या लेन देन की सूरत में होगा। अब मौलाना फजलुर रहमान अपने इत्तेहादी पार्टियों के साथ खड़े भी हैं, और जब उन्हें फ़ैसलों में शामिल नहीं किया जाता, मुलाकातों में शामिल नहीं किया जाता, उनसे मुशावरत नहीं होती तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसे में मौलाना साहब भी बर वक्त खुल कर और ये बात नहीं कर रहे हैं कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए, ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं, बल्कि फ़िल वक्त इलेक्शन की भारी जिम्मेदारी निगरान सेटअप पर छोड़ते वो नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं MQM की। MQM के धड़े इकट्ठे होने के बाद वो एक बार फिर अर्बन सिंध में एक सियासी क़ुव्वत बनती नज़र आ रही है। और हमें याद है कि गुज़श्ता रजीम चेंज में MQM ही वो जमात थी जो गेम चेंजर साबित हुई थी। MQM इलेक्शन नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर कराना चाहती है, जिसका मतलब है इलेक्शन में डिले, कम से कम 4 महीनों का डिले। MQM का एतराज़ तो पुरानी मरदमशुमारी पर भी था, लेकिन पिछली हुकूमत में आइंदा मरदमशुमारी पर एतराज़ दूर करने की मीठी गोली के साथ उन्हें चुप करा दिया गया था। लेकिन अब की बार वो डट गए हैं। उनका मानना है कि कराची की आबादी को कम गिना गया है, यानी MQM एक बार फिर से ज़ाहिर है बात करेगी कि वो इलेक्शन करा कर मिल जाए, उनके साथ इत्तेहादी बन जाए जैसा पहले वो करते आते हैं, या कुछ और लेन देन पर भी MQM राज़ी हो सकती है जो हमेशा होता आया है। MQM के बाद जमात इस्लामी ने भी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है, यानी जमात इस्लामी भी इलेक्शन डिले के नारे को लेकर अपना सियासी वज़न बढ़ा सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर मैदान में उतरती है तब अलायंस की शक्ल में, और अगर मैदान में उतरने की उन्हें इजाज़त ही नहीं मिलती, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले ही बिल्कुल ही टूट फूट जाती है, तो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये जमात इस्लामी को एक फ़ायदा पहुंचा सकता है। लिहाजा जमात इस्लामी के लिए इलेक्शन में डिले एक सियासी चाल भी हो सकता है।
नाजरीन, सियासी हलकों में अब आम तासुर ये है कि निगरान सेटअप अगर सियासतदानों का आता है तो इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, लेकिन अगर शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराने के लिए कोई तीसरी कुव्वत टेक्नोक्रेट सेटअप लेकर आती है या टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता है तो वो इलेक्शन को डिले करके अगले साल तक भी लेकर जा सकते हैं। फिर इस सूरत में मुमकिन है कि इन रिवायती सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ नए सियासी बुर्ज मैदान में आ चुके हों। अब ज़राए से ये ख़बर आई है कि मुल्की मौशी पॉलिसियों के तसलसल के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में मौजूद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का नाम देने पर सोच विचार शुरू कर दी है और उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने से पहले इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 230 में तरमीम करके उन्हें बड़े मौशी फ़ैसले करने के इख्तियार देने के हवाले से भी एक प्लानिंग हो रही है। अब सवाल ये है कि जितनी मुस्लिम लीग नवाज़ इसहाक़ डार की परफॉर्मेंस पर खुश है, क्या आवाम भी वही जज्बात रखती है? बिजली के यूनिट की कीमत 50 रुपये करने वाले इसहाक़ डार को अवाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे कबूल करेंगे? महंगाई की सालाना शरह 30% पर पहुँचाने वाले डार साहब को अवाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे कबूल करेंगे? जो इसहाक़ डार साहब की पॉलिसियाँ अब हैं, जो पॉलिसीज़ अब वो चला रहे हैं, यही तसलसल अगर निगरान सेटअप में नज़र आएगा तो क्या बेहतरी होगी? IMF के बाद, मौजूदा कर्ज के बाद हर पाकिस्तानी को लगभग 1.5 लाख का मकरूज़ करने वाले डार साहब को अवाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे कबूल करेंगे? पेट्रोल को 150 रुपये से 250 रुपये तक पहुंचाने वाले डार साहब को अवाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे कबूल करेंगे? डॉलर 180 का था, 280 तक पहुंचा दिया, तो डार साहब को अवाम कैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म कबूल करेंगे? सवाल ये भी है कि इसहाक़ डार पार्टी में तो काबिल कबूल हो सकते हैं, लेकिन क्या बाकी इत्तेहाद पार्टियों को भी वो बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म काबिल कबूल होंगे? अब इन्हीं मामलात को लेकर दुबई में कहा जा रहा है कि ज़रदारी साहब भी जो मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी दुबई दोबारा जद्दा से पहुंच गए हैं। अब दोबारा ये मुलाकातें होने को हैं जिसमें निगरान सेटअप और बर वक्त इलेक्शन सर फहरिस्त होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सारे फैसले दुबई में होने हैं, ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने ही करने हैं, तो जो आप 5 रुकनी कमेटी नून लीग ने बनाई है, जो आप इत्तेहादियों को कह रहे हैं कमेटियाँ बनाएं और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत करें, जब फैसले दुबई में होने तो कमेटियाँ बनाने का फिर क्या फ़ायदा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात वज़ीर मुमलिकत हैं फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या दुबई में मुलाकात तय है नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब की? ये सारे इलेक्शन के मामलात, निगरान सेटअप, बर वक्त इलेक्शन, इन सारे मामलात को लेकर दुबई में कोई मुलाकात होने जा रही है? मेरी मालूमात के मुताबिक दुबई में कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें मियाँ साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। वो जो है वो ऐसी सच कोई मुलाकात नहीं हो रही। और जहाँ तक आपने कहा कि मुलाकात में फैसलों देखें कमी है, अब 11-12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है, सबसे उन्होंने मशावरत करनी है। अब ज़रूरी नहीं है और हम किसी के पाबंद भी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हम किसी से मशवरे करें। PDM बिल्कुल है, PDM की अपनी पार्टी है, अपने इत्तेहादी जमातें हैं, वो अब उससे बैठ, लेकिन पार्टी एक इंडिपेंडेंट जमात है और हम अपनी इंडिपेंडेंटली जो है वो हम PMLN से या उनकी इत्तेहादी जमात। अगर अब मुलाकात नहीं हो रही है, ईद उल अज़हा पर तो मुलाकातें हुई थी, उसके बाद पिछले हफ्ते ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, क्या सारे मामलात इसका पहले से तय हो चुके हैं? फिर देखें, उससे पहले भी दुबई में बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं, उसमें कोई ऑफिशियल ऐसी मुलाकात नहीं थी। देखें, हमने कई मीडिया चैनल से ये भी देखा कि आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट भी करा दिए हैं। मीडिया ने ये भी कहा कि फलां सीट पे एडजस्टमेंट हो गई है, फलां पे जो है नहीं हुई, फलां पे ये हो गया। ये ऐसे नहीं कि लीडरशिप बैठे और उस पर जो डिस्कशन होती है उसमें सेकंड ईयर लीडरशिप मौजूद होती है, सुबह से दूर होते हैं, तो सारा उसके ऊपर जो है वो होमवर्क होता है, उसके बाद इत्तेहाद के ऊपर डिस्कशन होती हैं। लिहाजा पॉलिटिकल लोग जब बैठते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशन होती हैं। वो भी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, में कोई भी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के साथ या उनके वो सीनियर रहनुमा है कोई भी शरीक नहीं था। तो ऐसे खाने पे या चाय पे मुलाकात तो डेफिनेटली पॉलिटिकल मुलाकात हो सकती है। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें तो उन मुलाकातों में होती हैं, लेकिन दूसरी ये भी एक बात हकीकत है कि नून लीग कोई भी फैसला नवाज शरीफ साहब की मर्जी से नहीं कर सकती है, ना करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई भी फैसला ज़रदारी साहब की मर्जी के बगैर ना किया है ना कर सकती है। तो अगर मुलाकातें हो भी रही हैं मुशावरत इन्हीं चीज़ों के हवाले से, तो इसमें गलत क्या है? तो मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मशावरत हो सकती है। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फैसला करती है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब और चेयरमैन
बिलावल साहब हमारे बड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ मशावरत के बाद सारे फैसले वो करते हैं। तो मशावरत अगर हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब है कि मशावरत में क्या वो है कि हम कहें कि मशावरत नहीं हो सकती। अभी जहाँ पर भी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ डिस्कशन भी होती है, यही निगरान हुकूमत की होती है, कौन वज़ीर आज़म बन सकता है, कौन मिनिस्टर बन सकता है, क्या हो सकता है, इलेक्शन है, दूसरी चीज़ें, तो ये डिस्कशन हो रही होती हैं। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्कशन में, पॉलिटिकल डिस्कशन में ये बातें नहीं होंगी, बिल्कुल हुई होंगी। बातचीत शुरू भी है, मुख्तलिफ पार्टी के साथ भी शुरू है। तो बहुत जल्द जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के नाम, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने 3 नाम लेके जो है वो बैठेंगे लीडर ऑफ के साथ। निगरान सेटअप के लिए नून लीग ने तो अपनी 5 रुकनी कमेटी बना दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। देखें, नून लीग ने इसलिए 5 रुकनी बढ़ी क्योंकि उन्होंने बहुत ही जमातों के साथ मशावरत करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी जमातों के साथ मशावरत नहीं करना। हमने सिर्फ PMLN के साथ बातचीत करनी है और हमने अपना कन्वे करना है, क्योंकि बाकी 12-13 जो भी हैं, 11 जमातें, 10 जमातें हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके साथ PMLN ने मशावरत करनी है, लीडर ऑफ द हाउस ने करनी है। उसने अपने बिहाफ पे जो है अपनी कमेटी बनाई जो कि उन जमातों के साथ शायद मिले। तो हमारा तो अगर कमेटी बनते नहीं बनती, हमारा तो है कि PMLN को हमने अपने नाम उसमें जो है वो देने हैं, तो उसमें हमारी कमेटी बनाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। कहा जा रहा है कि नून लीग के अंदर गौर हो रहा है डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का, जिसकी वजह है कि मुल्क के जो मौजूदा मौशी मसाइल हैं उन पर उनको बाइख्तियार बनाने का। इस वजह से वो आइनी तरमीम की भी एक ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो निगरान सेटअप होता है वो बाइख्तियार नहीं होता है, वो पॉलिसीज़ के हवाले से, मुल्कों से मुआहदों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से वो फैसले नहीं कर सकता है। तो लिहाजा नून लीग के अंदर ये गौर हो रहा है कि डार साहब को बुलाया जाए ताकि मुआशी जो मसाइल हैं उनको देखा जा सके मौजूदा सूरत हाल में। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर राजी होगी? क्या आप लोगों तक ये इत्तला है कि नून लीग के अंदर अगर इस तरह का कोई फैसला हो रहा है तो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा ये? देखिए, पहले तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने फरमाया कि जी ये निगरान हुकूमत में जो है वो कुछ नहीं हो सकता। अभी आप निगरान हुकूमत 2 सूबों में देख रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा? क्या डेवलपमेंट स्कीम्स तकसीम नहीं हो रही, नई जॉब्स नहीं मिल रही, ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं हो रही? ऐसे लग रहा है जैसे कोई इलेक्टेड हुकूमत ही हो। मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम ये नजर आ रहा है। देखिए, IMF के मामलात है, आपके मौशी मामलात है, उसमें कितनी बाइख्तियार होती है निगरान? देखिए, अब उसमें दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि PMLN की तरफ से शायद इसाक डार साहब का नाम आए। PMLN को अपना पूरा है कि वो अपना नाम हो, जिसका भी हो वो आगे लेकर आए, जिसके ऊपर डिस्कशन होगी और फिर जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही होगा। जब वो जो है वो तो PMLN की तरफ से आएगा, हमारी तरफ से भी कोई नाम आएंगे, बाकी जमातों की तरफ से नाम आएंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे वही लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कशन के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऐसे बंदे को होना चाहिए, क्योंकि जो अभी IMF की जो डील हुई है उसको आगे लेकर चलने की जो एक 2 महीने या 3 महीने का जो पीरियड है, उसमें कम से कम ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो इस चीज को आगे लेकर चले इस पूरे निगरान सेटअप में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है को वो मौशी बंदा ही होना चाहिए, डार साहब जैसा, जो मौशी मामलात को उस सारे टेन्योर में आगे लेके बढ़े? नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब दूसरी बात यह जो इसाक डार साहब है, अगर PMLN की तरफ से जो नाम आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। PMLN की ख्वाहिश है, हमारी पार्टी की अपनी ख्वाहिशात होंगी, बाकी जमातों की अपनी ख्वाहिशात होंगी। तो जब वो आपस में बैठेंगे और शॉर्टलिस्ट होंगे ना, वो तो जब हम बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तो फिर हम उधर ही अपने ख्वाहिशात के इज़हार करें, फिर आपके साथ बहुत जल्द शेयर भी कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के अंदर डिस्कशन हो चुकी है? मुख्तलिफ जो है मीटिंग्स में जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी मशावरत, डेफिनेटली मीटिंग जब हो रही है तो मशावरत होती है, अभी तक फाइनल नहीं किया नाम। सही। और मर्दमशुमारी को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होना डिले का सबब हो सकता है, 4 महीने इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, MQM को बड़े एतराज़ात हैं, जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा एतराज़ात है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस हो जाएं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पुराने मर्दमशुमारी पे इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि नई मर्दमशुमारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन है। सिंध के CM ने लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, KP की तरफ से मैंने भी लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को और SN इकबाल साहब को। उस पर अगर आप अब मर्दमशुमारी का CCI में लेके आते हैं, पहली बात तो है कि अभी मुझे इस पे देखना है, मैं आज ही इस पे वो करूँगा कि CCI में जो 2 सूबों की नुमाइंदगी है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, क्या उनके CM के पास ये मैंडेट है कि वो CCI में जाकर हमारे सूबों की इस किस्म की पॉलिसीज को जो है वो
वहां पर जाकर पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जाकर जो है CCI में जाकर अपना जो है वो एजेंडा लेके जाते हैं, क्योंकि ये निगरान वज़ीर आला हैं, इनके पास मैंडेट है कि ये तो इसका मतलब है मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो इजलास होना है तो ये अभी तय होना बाकी है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला और KPK के वहां जा भी सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं या नहीं? मैंने इसको चेक करना, मुझे नहीं पता, मुझे मे भी किसी लीगल एक्सपर्ट को इस चीज़ को पता हो, लेकिन मैं इसको चेक करना कि यार कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आप मरदमशुमारी की बात करें तो फिर आप इलेक्शन मतलब है कि आप उसको 6 और 8 महीने और 2 महीने आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इत्तेहादी हुकूमत पार्टियां ये चाहती हैं कि जी चलो 90 दिन है, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ये आप मरदमशुमारी की बात अगर ये आती है तो ये बहुत जो है आप मतलब इलेक्शन बहुत आगे लेके जा रहे हैं। के नाम सामने आने के बाद ये तासुर बल्कि इस यकीनी होता जा रहा है कि शायद केयर टेकर सेटअप को लंबा करने का प्लान है। देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो कोई दो मतलब है कि वो बात नहीं है, और अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो इधर 6-7 वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में भी घूम रहे हैं, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में। कोई क्या आप कह रहे हैं कैफे रेस्टोरेंट में ये डिस्कशन हो रही है कौन वज़ीर आज़म आ रहा है, इलेक्शंस कब हो रहे हैं। रोज कौसार मार्केट में कोई वज़ीर आज़म बनता होगा, कोई वज़ीर खजाना बनता होगा। बस अच्छी बात है अगर मतलब है कि कौसार मार्केट या बाकी कैफेज फिर रहे हैं तो चलो देखें तो बंद, क्या बताऊं सब में से कोई ना कोई और आ जाए बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुर्दी साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब ये जो खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये मुशावरत हो रही है, गौर हो रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए डार साहब बड़े मौजू हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम पर गौर कर रही है ताकि निगरान सेटअप को मुआशी फैसले करने का इख्तियार दिया जाए, जो निगरान सेटअप को अमूमन होता नहीं है ये इख्तियार। ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून इस बात पर गौर कर रही है कि मौजूदा मुआशी सेटअप को देखते हुए डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। देखिए इसमें तो शाज़े कोई शक नहीं कि डार साहब इस फील्ड में माशी जो इकॉनमी है या इकॉनमी के साथ जुड़े मामलात हैं उसके वो बड़े माशाल्लाह उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है माजी में भी, और ये भी जो अभी क्राइसिस था जिस तरह की हमें मिली इकॉनमी इमरान खान से, वो भी उन्होंने संभाली है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो उसको मद्देनज़र रखें तो इसमें अगर कोई फैसले अच्छे कराने हैं इकॉनमी के साथ जुड़े हुए तो ये कोई डार साहब की जो चॉइस है वो मेरे हिसाब से मौजू है, लेकिन मेरा ख्याल इस पे मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई बातचीत हो रही है कि वो मेरे इल्म में नहीं है, अगर है तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे होता है तो इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये मौजू एक मतलब इस सब्जेक्ट के लिए वो इंतहाई मौजूम शख्सियत है, और तो ये तो मौजूदा पॉलिसियों का तसलसल ही होगा। आए रोज़ बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, क्या फ़ायदा फिर? नहीं, ये बात नहीं है कि ये वो हमारा तो दिल नहीं करता, लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं वो भी सरकारी लोगों को बिल देने नहीं पड़ते ना सर, मसला ये है। 4 साल नहीं सरकारी बिल कौन नहीं देता, मैं बिल देता हूँ, बिल्कुल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिल देता हूँ, या सारे यूटिलिटी बिल देता हूँ, एक बिल हर के गैस का, बिजली का। ये इंप्रेशन अपने ठीक करें। क्या आप लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता मिनिस्टर्स को? नहीं, पहले तो आप बात करें ना बिजली की बात कर लें, यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं, जो मिनिस्टर्स कॉलोनी में रहते हैं या लॉजेस में रहते हैं, वो सारे बिल अपने देते हैं। जो मिनिस्टर्स कॉलोनी में रहते हैं वो अपने बिल देते हैं? सर ये कैसी बात है? बिल्कुल देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप दूसरों की बिहाफ पे भी ये कह रहे हैं?
बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, ये लीगल में बात कर रहा हूँ, जो इंटाइटलमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो तनख्वाह है वो भी आपको पता है 1,61,68,000 है, ये मिनिस्टर की तनख्वाह है। ड्राइवरों की हमारे अपने ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा है। लेकिन जहाँ तक आप पेट्रोल की बात करते हैं, हमसे तो जब ऑस्टेरिटी शुरू हुई है तो उन्होंने गाड़ियां भी वापस ले ली हैं ऑस्टेरिटी के तहत। मिनिस्टर्स के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने वापस की हैं। बहुत सारे जो कि बाज़ औक़ात लोग नहीं अफोर्ड करते, काम करते हैं और वो अपनी जेब से नहीं दे सकते, तो इसको भी आप गुस्सा करते हैं कि अगर सरकारी गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएं और काम आपका 24 घंटे करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये काश काम करें तो फिर तो खुश नहीं, हो लेकिन ना। एक क्यों नहीं हो रहा काम है शाजिया? आप कितना प्रोग्राम के पैसे लेती हैं जरा सोच लें। मिनिस्टर तो 1,68,000 तो मिनिस्टर की जायदादों और फिर मेरी जायदादों, फिर इसका मवाजना भी कर लीजिएगा किसी दिन मेरे साथ नहीं। बैठ के। अगर अल्लाह ने मुझे जायदाद दी हुई है, मेरी इनहेरिटेड तो फिर मवाजना ना करें ना, तो नहीं तो ये कोई मेरी तनख्वाह, फिर अल्लाह ने भी अगर मुझे मेरी तनख्वाह दी हुई है तो फिर अल्लाह पे छोड़ देना। ये फिर मवाजना क्यों कर रहे हैं अपनी तनख्वाह का और मेरी तनख्वाह का? मेरी भी कोई इतनी तनख्वाह नहीं है। अगर किसी का बिजनेस है, किसी का सियासत है, लेकिन मैं बात करता हूँ जो टाइम देते हैं अपना, उनको मिलनी तो चाहिए। लेकिन यहाँ तो नीचे जो उनके मिनिस्टर्स के काम करते हैं, उनकी 15 लाख से लेके 50-50 लाख तक भी तनख्वाहें हैं पर मंथ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा छुपे इन बातों को, ऐसे ही एक फैशन है उसके चल रहे हैं लोग और बात करते हैं। जिसको बस छोड़ देना। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जायदादें हैं तो अल्लाह के साथ आप लोगों का मामला रब ने दिया हुआ है तो ठीक है। फिर एंकर्स के पीछे ना फौरन आप लोग पड़ जाया करें, कोई सवाल कर ले तो आप लोग एंकर की तनख्वाहों के पीछे पड़ जाते हैं। मुझे ये बताएं। मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो कहता हूँ जो भी आप हैं, आप जितना जो अफोर्ड करते हैं चैनल वाले देना चाहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वैसे बात की थी, कंपेरिजन करें ना अपना। राना साहब मुझे ये बताएं कि डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाना ये आप लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, आप लोगों के नज़दीक बेहतरीन फ़ैसला तो हो सकता है, तो बाकी इत्तेहादियों का भी तो इसमें रजामंदी, ख्वाहिश, उनका मुतमईन होना भी तो ज़रूरी है ना। वो डार साहब के नाम पर राज़ी होंगे? MQM वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, मौलाना साहब हैं, सब लोग। आपकी बात दुरुस्त है। मैंने कहा मुझे इस किस्म के कोई फैसले का नहीं पता, लेकिन अगर फैसला हुआ तो सब इत्तेहादियों को की मशावरत से और उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा। और फिर जो प्रोसेस है वो भी एक प्रोसेस है। लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग होते हैं वो मशावरत करते हैं और उनकी अगर मशावरत के बाद कोई उनका फैसला ना हो सके आपस में तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये मशवरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है, ये मशवरे दुबई लंदन में होने हैं? नहीं देखिए, हमारा आप पहले समझने की कोशिश करें, जो हम अलाइज हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, आपस में किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे कि ये कैंडिडेट मौजू हैं 1 2 3, फिर उसको लेके हम जाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुशावरत में। तो ये आपस में बात करना कोई गलत बात तो नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है सारी मुशावरत फैसले पहले दुबई में जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब कर लेंगे, फिर नून लीग नवाज शरीफ साहब को बता देगी, नवाज शरीफ साहब के जो फैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब को बता दिए जाएंगे और वो फिर आगे राजा रियाज साहब से डिस्कस कर लेंगे। फैसले बाहर आए, मुल्क से बाहर ही होंगे। नहीं, फिर आपका मैं ज़रा जो बस अप्रोच है इस इशू को या आपकी सोच है उसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। देखिए, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब अगर कोई बात करते हैं तो और भी इत्तेहादी हैं हमारे, एक इत्तेहादी के साथ मुशावरत हम करेंगे और उसके बाद फिर कमेटीज बनी है। आपको पता है PMLN ने एक कमेटी बनाई है इस इलेक्शनों और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मतलब फैसला करने के लिए, और बाकी इत्तेहादियों को भी कहा है कि आप अपनी कमेटी बना दें ताकि आने वाले दिनों में वो आपस में किसी नतीजे पर। राना साहब, यही तो मेरा सवाल है, जब फैसला जरदारी साहब ने नवाज शरीफ ने कर लेना है तो फिर ये कमेटी वहाँ बनाने का क्या फायदा? फिर ये क्या एक फॉर्मेलिटी है? किसी ने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया, ये तो आपकी कर लेंगे, नहीं हुआ तो कर लेंगे। क्या नून लीग कोई फैसले नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर करती है? सिर्फ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं फैसला करेंगे, बाकी इत्तेहादी भी हैं, उनको भी सबको साथ लेके किसी ने एक जो भी कंसेंसस हुआ, फैसला मुतफिका फैसला हुआ, वो फिर उससे बात करेंगे आगे जाके जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। मौलाना साहब की नाराजगियां दूर हुई हैं? बिल्कुल दूर। उनको तो अपना स्टेटमेंट आ गया कि मेरे अब कोई जो अगर कोई थी मुझे कोई रिजर्वेशन खत्म हो गई है।
तो क्या ये जो उनकी नाराजगी दूर हुई है, ये बगैर कुछ दिए लिए, बगैर कुछ यकीन दहानियां करवाए दूर हो गई है? नहीं, उनको बताया कि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ उनको एक्सप्लेन किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनसे बात की है, शहबाज साहब ने बात की है, और हम लोगों ने भी उनसे बात की है कि वहाँ दुबई में ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई या कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। तो दुबई में अब मुलाकात तय है नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब के साथ? नहीं, मुलाकात कोई तय नहीं है, लेकिन एक बात है कि अगर कोई सियासी लोग किसी एक जगह इकट्ठे हों तो फिर मिल भी लेते हैं, लेकिन ऐसा शेड्यूल मुलाकात नहीं है स्पेशली किसी एजेंडे के तहत मिलना है। सही। नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर हम पिछले 2 साल से डेट्स भी आप लोग अनाउंस करते हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी हफ्ते 2 हफ्ते की बात करते रहे, अयाज सादिक साहब भी बात करते रहे, लेकिन वो हमने खुद कभी नवाज शरीफ साहब के मुंह से खुद ये नहीं सुना। ज़ाहिर है लंदन में भी वो सहाफ़ियों से बात करते रहते हैं, उनसे हमने कभी नहीं सुना कि मैं वापस कब आऊँगा या इलेक्शन से पहले आऊँगा, बाद में आऊँगा, कभी नहीं सुना। तो क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी हम ये समझें मशरूत है 16 सितंबर के बाद, जब बंदयाल साहब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, ताकि उससे पहले आए उन्हें अदालती मज़ामतों का सामना ना करना पड़े? क्या ये एक सबसे बड़ी रुकावट है नवाज शरीफ साहब के फ़िलहाल वतन वापस ना आने की? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उनके केसेस बनाए गए एक फॉल्स केसेस, और जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया गया, जिस तरह फैसले किए गए, जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, कन्विक्ट किया गया, वो एक मैं समझता तारीख का हिस्सा है। इस बदतरीन एक इंतकाम, सियासी इंतकाम था, तो वो आने में फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना है। वो कब आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, 15 दिन बाद आते हैं? नहीं, हफ्ते बाद तो 16 सितंबर नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ हफ्ते बाद आते हैं या जब भी आते हैं। और यही एक वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 90 रोज तक केयर टेकर सेटअप को लेकर जाना चाहती है कि नवाज शरीफ साहब भी 16 सितंबर के बाद तब तक वापस आ जाए और उन्हें कैंपेन करने का भी टाइम मिल जाए। नहीं, ये बात नहीं है, ये आप खुद ही ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन कभी भी मुस्लिम लीग नून के जो ज़ुमा हैं उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि फलां डेट को आएंगे, फलां को आएंगे। आप रिकॉर्ड पे है शहबाज साहब, जावेद लतीफ़ साहब कहते रहे अगले हफ्ते, कुछ दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, अयाज सादिक साहब कहते रहे। हर वक्त वो टीवी पे आप उनके साथ आपके साथ होते हैं, उनसे पूछ लें। मैं तो कहता हूँ कोई बताए ना कि हमारे ख्वाजा आसफ साहब, अब्बासी साहब, एहसन इकबाल, जितने भी ज़ुमा है, किसी ने भी बात की हो, हमसे भी आप पूछते रहते हैं, मुझसे भी। इसका मतलब जावेद लतीफ़ की बातों की कोई अहमियत ही नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे बात करें आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। MQM के सीनियर रहनुमा, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका। मुस्तफ़ा साहब, बड़ी गुमगू की कैफियत है। इलेक्शंस नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने हैं, पुरानी के मुताबिक हो रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हमने तो नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये इलेक्शंस हो जाएं। क्या MQM किसी नतीजे पर कोई फैसला किए बैठी है कि भाई हम तो ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन लड़ना, लिहाजा आप नई इलेक्शन मरदमशुमारी के नताइज आएंगे तो हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? क्या आप लोगों ने अपने तय को फैसला किया है, क्योंकि 20 दिन तकरीबन रह गए हैं इस सिस्टम में? देखिए, MQM ने एक तो ये फैसला किया है कि MQM हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि MQM का एक वक्त, मैं भी उस वक्त में शामिल था, खालिद मकबूल साहब के सरबराही में 2 से 3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले हैं। उनके लोग भी वहाँ मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, और अयाज सादिक साहब थे, और भी लोग मौजूद थे, हमारी तरफ से भी लोग थे। और हमने कैटेगोरिकली इस बार आप जो सवाल करें इसके जवाब में हमने पूछा कि भाई क्या 2 वज़रा का जिक्र भी किया कि उनके नामों से बयानात आए कि इलेक्शन
2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। हम तो इसको नहीं तस्लीम करते और नहीं मानते, क्योंकि मरदमशुमारी तो हो चुकी है। अभी 1% जो है वो ऑडिट हो रहा है और ऑडिट की डेट भी 1-2 दिन पहले गुजर चुकी। अब तो सिर्फ उसको नोटिफाई करना है और उसके ऊपर हल्काबंदियां होनी है। और अभी तो 15 दिन इस सिस्टम में है, 3 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट के होंगे, तो इस दौरान तो ये तमाम हल्काबंदियां हो सकती हैं। इतनी मेहनत हुई है सारी चीज़ों पर। आबादी अगर 25-26 क्रॉस कर गई है तो इन 4-5 करोड़ लोगों को आप इनको इस इलेक्शन में हक कैसे क्यों नहीं देंगे? तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली ये कहा है, सबके सामने बात की, फिर उन्होंने उसका बयान भी जारी हुआ उनका, कि हमने कहीं भी ये फैसला नहीं किया कि इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी यानी कि पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे। ये कहीं फैसला नहीं हुआ। हमने उनके वज़रा के बयानात का जिक्र किया। एक वजीर साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा अगले दिन हमने इसका इस बात पे वजाहती बयान जारी कर दिया, लेकिन उस वजाहती बयान को भी नहीं पढ़ा गया। तो हमें ऑफिशियली, लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं होंगे, तो उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। हम तो वहां पर सारी बात ही नई मरदमशुमारी के हवाले से हुई है। अगर उन्होंने कह दिया कि पुरानी मरदमशुमारी पे नहीं होंगे तो कोई तीसरी बात तो और है नहीं। अगर पुरानी पे नहीं होंगे तो ऑल अंडरस्टूड के भाई नहीं पे होंगे, तो कोई और तीसरी मरदमशुमारी तो नहीं हुई ना। तो अच्छा। उनका ये कहना और सारी गुफ्तगू इसी पैराए में थी कि नई मरदमशुमारी पे इलेक्शंस हों और उसमें इलेक्शंस डिले करने की कोई बात नहीं है। और इसी दौरान अगर एफर्ट्स डाली जाएं तो इसलिए कि उसकी देखें 2022 में हल्का बंदियां हुई हैं। हाँ, और अभी 2023 है और ये भी 2023 में की हल्का बंदियां बिल्कुल चेंज हैं और ये पुराने नंबर से हल्का बंदियां हुई थी। अभी नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब 7 मई को जो कंप्लीट हुई थी मुस्तफा साहब, जो 7 मई को ये मरदमशुमारी कंप्लीट हुई थी उसमें 1 करोड़ 35 लाख कराची की आबादी को गिना गया था। बाद में जब आप लोगों ने भी मुलाकातें हुई, अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, तो तकरीबन 55-56 लाख आबादी में इजाफा हुआ। अब अगर ज़ाहिर है हल्का बंदियां तो इसी हिसाब से होनी है। अब अगर नई डिजिटल मरदमशुमारी के गजट नोटिफिकेशन के बाद 4 महीने का वक्त चाहिए तो इलेक्शन तो ज़ाहिर है डिले होंगे, नंबर 1। नंबर 2, तो उसके बाद ज़ाहिर है अगर कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें ज़ाहिर है बदलेंगी तो इसमें तो आइन में तरमीम भी चाहिए ना, क्योंकि आइन में तो वाज़े दर्ज है कौमी सूबाई असम्बली की सीटें कितनी होंगी, दारुल हुकूमत की सीटें कितनी होंगी। तो इसके लिए तो 2/3 अक्सरियत नहीं है तरमीम के लिए। सर देखिए, 2 बातें हैं। एक तो 7 अप्रैल को सेंसस की डेट्स को ख़त्म करने का ऐलान हो गया। हाँ। और कहा गया कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है और कराची की आबादी 1 करोड़ 35 लाख आ रही है। उसके बाद तमाम दुनिया जानती है कि हम इसको फॉलो कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा कर रहे थे और हमने जब इसको पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे तो फिर हमारी 5 दफ़ा वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, 11 दफ़ा एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई है। थैंक्स टू द फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने हमारी बात सुनी, PBS को फिर इंस्ट्रक्शन जारी हुई और उसके बाद जब डेट्स बढ़ी हैं तो जब ये क्लोज हुआ है 23 मई को जाकर तो 1 करोड़ 91 लाख कराची की आबादी 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ जिसको ये छोड़कर बैठ गए थे। उसके ये भी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद एक कानून में एक शेक है जिसके अंदर एक ऑडिट होना है, इसका 1% ऑडिट, सैंपल ऑडिट होना है। 418 की ब्लॉक्स हैं कराची के और पूरे पाकिस्तान भर में और होंगे, मुझे उसके नंबर्स नहीं पता, जिसका ऑडिट होना था और वो उस ऑडिट की भी डेट गुजर गई है। अब इसकी प्रोविजन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हो जानी है और CEC का इजलास होना है, CIC का इजलास होना है और वहां पर ये हो जाएगा। इसकी कोई कानूनी इसके रास्ते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अब असेंबली ही आएंगी तो वो कानूनी तरमीम करेंगे। उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट अगर इसकी प्रोविजनल रिजल्ट्स को अनाउंस कर दे तो इसी मरदमशुमारी पर इलेक्शंस, नई मरदमशुमारी पर इलेक्शंस हो सकते हैं, हल्का बंदियां हो सकती हैं और ये चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं। इसकी मतलब कि 3-4 महीने के पास लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा केयर टेकर सेटअप लंबा भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। नहीं, तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे ये कि 3-4 महीने। भाई अभी 3.5, देखिए 3 महीने तो हुकूमत जाने के बाद के है ना, अभी 15-20 दिन इस हुकूमत के रहते हैं, तो अभी 3.5 महीने है ना भाई। अब और जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है तो ज्यादा वर्कफोर्स लगाकर, ज्यादा तेजी दिखाकर ये काम को कर लिया। क्योंकि देखें, अगर ये मरदमशुमारी अभी हुई भी नहीं होती,
और अगर इसकी डेट्स कोई और आगे होती हम कहते हैं भाई पहले वो करवाओ, फिर ये मर्दमशुमारी हो चुकी है। इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, इसकी डेट एक्सटेंडेड करके भी लोगों को गिन लिया गया है जितना भी गिना गया है, फिर उसके बाद इसका ऑडिट है, तो जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे उस मर्दमशुमारी, फिर आपने ये एक्सरसाइज की क्यों है? फिर ये तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कहलाएंगे ना। अगर जमहूरियत पे बिलीव करते हैं तो हमारी जो बात है बड़ी जायज बात है, और इसके अंदर किसी और हमें कोई फेडरल गवर्नमेंट के ख्यालात में, उसकी इंटेंशंस में, उसमें कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आती। हमारी मुलाकात हुई है, मीडिया पे जो चीजें आ रही हैं वो उसका डेफिनेटली हम तो उस वाली बात पर यकीन करेंगे जो वज़ीर आज़म हमसे कह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तो पहले भी आप लोगों से बड़ी बातें हुई, पिछले साल एक मुआहिदा भी हुआ, इत्तेहाद में आने से पहले वो गारंटर थे, तो उसके बावजूद भी आप लोगों के कंसर्न्स तो हैं, आज भी शिकायत हैं, आज भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के। अब जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि तकरीबन 20 दिन रह गए हैं मौजूदा असम्बली की मुद्दत पूरी होने में, तो जो निगरान सेटअप के लिए मुशावरत जो कभी दुबई में हो रही है, कभी जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के इधर घर में जा रहे हैं, आप लोग बड़े अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, आप लोगों को इस सारे प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, या इस हवाले से भी कंसर्न्स हैं आप लोगों के? देखिए, एक तो आपने जिन एतराज़ात का जिक्र किया वो ज़्यादातर हमारे फेडरल गवर्नमेंट से हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हैं, और डेफिनेटली हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पर अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, और अभी 1-2 दिनों में हमारी अपोजिशन लीडर भी हमारे पास शिप भी आ जाएगी। जो हमारे इख्तलाफात या हमारे एतराज़ात फेडरल गवर्नमेंट से कम है बनस्बत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, लेकिन जो उन्होंने सेंसस के हवाले से जो हमारी सुनवाई की है, हम उसका क्रेडिट देते हैं उनको। ऑल्दो के भी सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब हमने बात की है, हमारी उन्होंने बात सुनी है, और जब ही जाकर 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ, इजाफा इस सूरत में कि भाई उन्हें मिस कर दिया गया था, और अभी इस पे ऑडिट में और बेहतरी आने की गुंजाइश है, और तसी होने की बहुत सारी जो है गुंजाइश है, और वो हमारे कहने पर नहीं, सेंसस के डिपार्टमेंट की अपनी डिजिटल जो कि उन्होंने खुद फिगर आउट किया कि 32,000 हाई राइजेस छोड़ दी गई, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, अब जो है आप आगे की बात जो आपने बात की, क्या एतमाद में लिया जा रहा है, यकीनन वज़ीर आज़म ने इन तमाम मामलात के ऊपर एक कमेटी बनाई हमारे सामने, और उन्होंने कहा कि अयाज सादिक साहब और एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उनकी तरफ से होंगे, और हमारी तरफ से भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है। ये तमाम जो केयरटेकर सिस्टम, केयरटेकर जो सेटअप है पूरा, उसमें कौन होगा और कब होगा और किस तरह होंगे लोग, इस सब की मशावरत जो है वो जारी है, और हम बिल्कुल इसके अंदर जो है वो आज भी हम लूप में हैं, और हम आइंदा भी जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हमारे पास भी कमेटी बनी हुई है, उन्होंने भी इस कमेटी को नॉमिनेट किया है, और इन दोनों में जो है वो इस हवाले से बातचीत जो है वो जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये खबरें आ रही हैं ज़राए से कि वो डार साहब को मौजूदा मुआशी चैलेंजेस को सामने रखते हुए वो समझते हैं कि बेहतरीन फैसला होगा अगर डार साहब को, इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अभी राना तनवीर साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैसला होगा मौजूदा सारी सूरत हाल को देखते हुए। तो क्या आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा ये? देखें, ये तो हम डेफिनेटली टीवी पे डिस्कस नहीं करेंगे इस वाली बात को, और जो कमेटी है वो ऑफिशियली जो है वो इस वाली, चूंकि अभी कल से ये वाली बात शुरू हुई है, नई बात है ये, और हमारे सामने जब इस पे वो रखेंगे इस नाम को या किसी भी नाम को, तो हम उस पर अपनी राय देंगे वहाँ पर, और फिर आपको भी बताएंगे। सही। अच्छा मुस्तफा साहब, एक 22 अगस्त 2016 का दिन था जिसके बाद MQM के हालात बदल गए, शहराजा बिखर गया MQM का। आज आप लोग एक अरसे के बाद फिर इकट्ठे हैं, फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ का जो हाल है, आप 22 अगस्त का दिन और 9 मई के वाक़यात और जो आप लोगों के साथ हुआ, जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आप कितनी मुमासलत इस सब में देखते हैं? और कुछ लोग तो ये पार्टीज़ के ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखा जा रहा है या कोशिश की जा रही है, ये गलत है, ये जमहूरियत के बिल्कुल मुनाफिक नहीं है। तो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है सब? देखिए, 22 अगस्त और 9 मई का कोई मुकाबला नहीं है। 22 अगस्त को जो है वो कोर कमांडर के किसी घर पे हमला नहीं हुआ, किसी सिपाही के घर पे भी हमला नहीं हुआ था, और ना ही कोई शोधा यादगारें और शोधा के मॉन्यूमेंट्स जलाए गए थे, और इस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ करके जो है वो रियासती इदारों और उनके घरों के ऊपर हमलावर नहीं हुए थे वो। और लेकिन 22 अगस्त की कहानी जो है वो एक बड़ी, एक तवील लंबी दास्तान है, वो एक दिन की दास्तान नहीं, करते 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 वहाँ तक वो कहानी आई। एक हम उससे पहले अलग हो चुके थे,
हम 3 मार्च 2016 को हमने आकर जो कहा जो किया वो सबके सामने आज भी उन सारी बातों पर कायम है। और जो लोग हमारी बात नहीं मानते थे बाद में उनको भी हमारी बात माननी और समझनी पड़ी, क्योंकि हम झूठ नहीं कह रहे थे। लेकिन पूरी पीटीआई में और एमक्यूएम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एमक्यूएम में लोगों ने अपनी जानों का, हज़ारों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और पीछे नहीं हटे। हमने पूरा रियासती ऑपरेशन बर्दाश्त किया 1992 में। उस वक्त तक अल्ताफ़ हुसैन साहब एक्सपोज नहीं हुए थे। हम समझते थे कि जो हमारे मसीहा इस कौम के जो है वो के लीडर और इस कौम के निकालने वाले वही हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उस वक्त वो एक्सपोज नहीं थे, इसलिए कि एक अखबार की खबर आती थी और हमें गाने सुनने को नहीं मिलते थे उनके, और उनकी वीडियोज और उनकी चीज़ें। और ये फिर उसके बाद डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर नहीं हुआ था और उसकी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स नहीं हुई थी और ये तमाम चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त हम इन्हें हीरो समझते थे और इस कौम ने, उन नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना देना जो है वो उसको अव्वलीन तरजीह दी बनिस्बत इसके कि जो है वो पीछे हट जाएं, और पूरा 14 कब्रिस्तान आबाद हो गया। तो उसके बाद उस जिद्दोजहद के नतीजे में एमक्यूएम को फिर स्पेस मिली 1997 में भी, फिर 2002 में भी, और एमक्यूएम ने भी फिर अपनी गलतियों पे, कोताहियों को जो है वो कम करने की और उसको ठीक करने की कोशिश की और हम आगे बढ़े। यहाँ वेयर इफ यू ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप पीटीआई को अगर कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ बातों का टूर्नामेंट था सारा। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे डायलॉग्सबाजी थी। ये जो उनका घमंड था, जो उनका बहुत माजरत के साथ जो उनका तकब्बुर था सारे उनके लोगों का, और जिस तरह से वो एंकरों को कभी थप्पड़ मार देते थे, कभी किसी को मारते थे, कभी किस तरह की बातें करते थे, उसके बाद तो उनको खड़ा होना था, जानों का नजराना पेश करना था। देखिए ये रियासत तो ये काम करती है, 70 सालों से होता चला है, सारी पार्टियों के साथ हुआ है। ये तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बैठे हुए सब चीजें करने के बाद। ये तो अनथिंकेबल बात थी भाई। पता ही नहीं, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, उनकी बेटी गिरफ्तार हो गई, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो गए, उनकी बहन गिरफ्तार हो गई। तो ये तो, और हम तो खैर कराची के जो लोग हैं या बलूचिस्तान के लोग हैं वो तो जो है वो इनका मुकाबला ही नहीं है। कराची में कंपैटिटर तो मारे भी जाते हैं। कराची में तहरीक इंसाफ एक स्ट्रॉन्ग एक कंपैटिटर तो थी, पीपल्स पार्टी की भी और आप लोगों की भी। तो अब कोई फायदा होगा आप लोगों के लिए? रास्ता तो आसान है अगर तहरीक इंसाफ का इसी तरह हाल रहता है। देखिए एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी 2018 में, और सबको पता है 2018 का इलेक्शन कैसा था। इट वाज अ रिग्ड इलेक्शन, आरटीएस खराब करके उस इलेक्शन को जीता गया। ठीक है, वो सारी सीटें नहीं हारते, लेकिन वो सारी सीटें 14 सीटें जीत भी नहीं रहे थे। और रात में जाकर उनके कैंडिडेट सो गए थे, सुबह उठकर उठाकर उनको बताया गया कि उठो भाई तुम जीत गए, टीवी पे खबरें चल रही हैं। उसका तो कोई एंड होना था, उसका इट वाज नॉट अ नेचुरल, ऑर्गेनिक नहीं था सारा वो। अच्छा, उस सक्सेस को भी वो कंसोलिडेट कर लेते, जिस भी तरह से सक्सेस आ गई थी उसको आगे चलाते, लोगों को माफ करते, आपस में मिलजुल कर पाकिस्तान के तमाम सियासी तौर तरीके से चीजें करते। उन्होंने कहा मैं बादशाह हूं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सब चोर डाकू हैं और सबको मैं बंद करूंगा, और मैं जितना भी नाअहल हूं, जितना भी करप्ट हूं, जो भी है, लेकिन मेरे अलावा कोई और है नहीं, और एस्टेब्लिशमेंट की मैं मजबूरी हूं। इस चीजों ने उनको आज इस नहज पे पहुंचा दिया। मैं समझता हूं कि वो पहले भी यहां मौजूद उस तरह से नहीं थे, और अब तो इन तमाम चीजों के बाद जो लोगों को गुमान भी था जेन्युइन, वो सब लोग आज हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन एमक्यूएम 2013 की पोजीशन पे वापस आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, एमक्यूएम रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया, नाज़रीन फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।